तो आज हम अध्ययन करेंगे मुगल सम्राट हुमायूं। हमने मुगल सम्राट बाबर के बारे में पढ़ा, मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक और संस्थापक के बारे में पढ़ा। उन्हीं के पुत्र हुमायूं उनके मरणोपरांत गद्दी पर बैठे। इनका समय काल 1530 से 1556 तक रहा, बीच में निर्वासित रहे। इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। माँ का नाम माहिम अनगा था। उसे तुर्की, अरबी, फारसी के अलावा सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। पानीपत और खानवा के युद्धों के अलावा हुमायूं ने अफगानों से अनेक युद्ध किए। इसके एवज में उन्हें हिसार, फिरोजा, संभल, बदख्शा की जागीरें प्राप्त हुई। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। इसका प्रमुख कारण ये था कि बाबर का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझता था। वो बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाना चाहता था, परंतु बाद में उसके इन शब्दों को सुनने पर, यदि मैं सम्राट बन गया तो बादशाह के रूप में मेरा पहला कर्तव्य इस जैसे विश्वासघाती की खाल खिंचवाना होगा। खलीफा ने अपना जीवन खतरे में समझकर इस विचार को त्याग दिया और हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को बिना किसी विरोध के आगरे की गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन लिया। बाबर ने मरने से पहले इस तरह राज्य के बांटा ताकि आगे चलकर भाइयों में किसी भी प्रकार का द्वंद्व न हो। उसका चचेरा भाई कामरान आगे जाकर हुमायूं के बड़े प्रतिद्वंदी हुए। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर रहा। बच्चों, अब हम देखेंगे हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थीं। हुमायूं विचित्र संयोग वाला व्यक्ति था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, परंतु मुगल सम्राटों में वो सर्वाधिक अभागा रहा। जब वो सिंहासन पर बैठा, उसके लिए सिंहासन फूलों का ताज न होकर कांटों की सेज था। दुर्भाग्य से हुमायूं के स्वयं के चरित्र में अनेक दोष होने के कारण वो समस्याओं पर काबू पाने की अपेक्षा स्वयं ही नवीन कठिनाइयां उत्पन्न करता रहा। लैनपूल इतिहासकार लैनपूल लिखते हैं कि हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं था। फिर भी वो संभला नहीं और उसने कदम कदम पर अपनी विजयों को संगठित करने तथा शत्रु को पूर्ण रूप से पराजित करने की बजाय ज़्यादातर समय रंगरैलियों में व्यतीत किया, जिससे जीवन भर ठोकरें खानी पड़ी। लैनपुल ने ठीक ही लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस दुनिया से कूच कर गया। हुमायूं की कठिनाइयों को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले आंतरिक कठिनाइयाँ, फिर बाह्य कठिनाइयाँ और फिर उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं क्या की। आंतरिक कठिनाइयाँ जो उसे विरासत में मिली थी, बाह्य कठिनाइयाँ जो उसके चारों तरफ उपस्थित थी और उसकी खुद की स्वयं की दुर्बलताएं। आंतरिक कठिनाइयों में सबसे पहले हम देखेंगे असंगठित या विश्रृंखलित साम्राज्य। बाबर ने हुमायूं के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा, जिसकी सीमाएं मध्य एशिया में आक्सस नदी से लेकर भारत में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मालवा और बुंदेलखंड तक थी। वो इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को मजबूत नहीं कर सका। साम्राज्य को अपने अमीरों और सरदारों में बांट दिया।
जो सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था। इस प्रकार की व्यवस्था साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने और भारतीयों का विश्वास व सहयोग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शांति काल में इसे बनाए रखना अत्यंत कठिन था। अनेक दूरस्थ प्रांतों में तो मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का था। रशबुक्र विलियम लिखते हैं कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध के समय संगठित रखा जा सकता था और शांति के लिए नितांत दुर्बल, रचना विहीन और निराधार था। दूसरी आंतरिक कठिनाई उसके समक्ष थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर ने अपने विशाल साम्राज्य को संगठित नहीं किया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे योग्य व्यक्तियों को परगनों में भेजकर शासन प्रबंध व्यवस्थित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा उसने शासन प्रबंध की योग्यता का भी अभाव था। उसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य जागीरों में बांट दिया गया और वहां नियुक्त किए गए गवर्नर एक निश्चित भाग केंद्र को देते थे। लगातार युद्धों के कारण जनता भयभीत और बाबर भारतीय जनता के हृदय को जीतने में असमर्थ रहा। प्रांतों का प्रबंध ढीला और सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए थे जो हुमायूं के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरी उसकी कठिनाई थी रिक्त राजकोष। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद भारी पैसा बहाया। इब्राहिम लोदी के प्राप्त कोष से अपने पुत्रों और अमीरों को बड़ी बड़ी धनराशियां दी। यही नहीं, खुरासान, समरकंद, काशगर के अपने संबंधियों को भी उसने उपहार दिए। हेरात, मक्का, मदीना के साधुओं को भी भेंटें दी। काबुल और बदख्शां में हर व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का इनाम में दिया। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, 1529 ईस्वी तक सिकंदर और इब्राहिम लोदी का कोष समाप्त व उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ा। दशबुक्र विलियम लिखते हैं कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ था। आंतरिक कठिनाइयों में हम देखते हैं उसकी बेमेल सेना से अभिप्राय है उसकी सेना में केवल एक प्रमुख जाति का वर्चस्व नहीं था। सेना में मुगल भी थे, उज्बेक भी थे, ईरानी भी थे, चगताई भी थे, अफगान भी थे और भारतीय सैनिक भी शामिल थे। इस सेना में कोई विशेष तालमेल नहीं था। प्रत्येक जाति के सैनिक और सेनानायक अपना प्रभाव और महत्व बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, स्वार्थों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र करते थे, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए साम्राज्य के हितों को बलि दे देते थे। संबंधियों का विद्रोह में हम देखेंगे, इस समय मध्य एशिया के कई शासकों के वंशज बाबर की सेना में उपस्थित वो बड़ी बड़ी जागीरों को प्राप्त करके महत्वाकांक्षी बन चुके थे। उनमें से कई के साथ बाबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मेहंदी ख्वाजा प्रमुख थे। राजवंश के होने के कारण इन मिर्जाओं का राजसी लोभ समाप्त नहीं हुआ था। बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने तो बाबर की मृत्यु पर सिंहासन को अपने अधिकार में करने का स्वप्न भी देखा, पर वह सफल नहीं हुआ। इन दोनों ने ही समय समय पर बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया और हुमायूं के लिए गंभीर कठिनाइयां उपस्थित कर दी। तो बच्चों, बाबर के जो संबंधी थे उनके द्वारा भी हुमायूं के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित की गई और जो लास्ट उसकी प्रमुख बाधा थी या प्रमुख कठिनाई थी उसके भाई। इन कठिन परिस्थितियों में उसे भाइयों से सहायता प्राप्त हो सकती थी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, किंतु दुर्भाग्यवश उसे सहयोग प्राप्त न हो सका। मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को ये आज्ञा दी थी
कि वो अपने भाइयों के प्रति कोई ऐसा व्यवहार न करे जिससे उन्हें दुख और कष्ट हो। फलस्वरूप उसने उदारता का व्यवहार किया। परंतु मुगल वंश को जिस समय एकता की आवश्यकता थी, हुमायूं के भाइयों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अधिकारों और महत्वाकांक्षाओं के बल पर सदैव हुमायूं के प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में वृद्धि की। हुमायूं के भाई अस्त्र के रूप में विरोधियों के काम में आते थे, ऐसा लेनपुल ने लिखा है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से हुमायूं के द्वारा अनेक प्रकार की आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वो भाग्यशाली सिद्ध नहीं हुआ। जैसा कि लेनपुल ने लिखा कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से विदा हो गया। उसकी सबसे पहली जो कठिनाई थी वो है उसका विशाल साम्राज्य जो विश्रंखलित था, अस्त व्यस्त था, असंगठित था। दूसरा कारण, अब अस्त व्यस्त साम्राज्य को शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी। शासन प्रबंध की योग्यता बाबर में नहीं थी। उसने संपूर्ण प्रदेशों को जागीरों में तब्दील कर दिया था। इतना होते हुए भी यदि राजकोष परिपूर्ण होता तो समस्याओं का समाधान हो सकता था। बाबर ने अपने जीवन काल में अनेक पानी की तरह पैसा बहाया और काफ़ी लोगों को खैरात में सोने के और चांदी के सिक्के दिए। यहाँ तक कि उसने हेरात, मक्का, मदीना, खुरासान, समरकंद, काबुल में भी सोने के सिक्के बंटवाने के लिए, चांदी के सिक्के बंटवाने के लिए भेजे थे। बाबर की जो सेना थी उसमें अनेक जातियों के लोग शामिल थे, जिनमें कोई तालमेल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। इसके अलावा बाबर के जो संबंधी थे उन्होंने भी हुमायूं के मार्ग में अनेक रोड़े उत्पन्न किए, और जो अंतिम रोड़ा था हुमायूं के स्वयं के भाई, जिन्होंने बाबर ने हुमायूं से कहा था मरने से पूर्व कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। हुमायूं ने पिता की बात पर अमल किया, लेकिन भाइयों ने उसके मार्ग में हमेशा ही कांटे बोने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरह हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयाँ रही। अब हम देखेंगे उसकी बाह्य कठिनाइयाँ। तो बाह्य कठिनाइयों में अफगानों का प्रतिद्वंदी होना, गुजरात और बंगाल का विरोधी रुख, और हुमायूं की स्वयं की चारित्रिक दुर्बलताएं रही, जैसे आलस्य, उत्तरदायित्वहीनता, अंधविश्वासी, शत्रु की शक्ति का सही मूल्यांकन न करना, चारित्रिक बल और निर्णय शक्ति का अभाव। इस तरह से बच्चों, हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थीं,